जैसा आप सभी जानते हो कि संविधान निर्माताओं खासकर बाबा साहब जी की चाहत क्या थी, जो आज 90% गरीब मजलूस जनता जो शोषण अत्याचार से शोषित पीड़ित है। सभी से पूछना चाहता हूं कि आखिर बाबा साहब की यही इच्छा थी कि सभी को अच्छे भोजन के साथ रहन सहन, समान स्कूलों और समान शिक्षकों प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को उत्तम गुणवत्ता का शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को रोजगार और सभी को तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, सभी को स्वस्थ पर्यावरणीय वातावरण में सभी का रहन सहन हो, यानी कि समानता के व्यवहार से बंधुत्व भाईचारे की स्थापना उनका मूल उद्देश्य था या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। था, पर कारण क्या है कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है और जितने भी हमारे लोग जीत कर जाते हैं या जिसे हम चुनकर भेजते हैं आदि सभी के सभी पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, सामंती ताकतों को बढ़ावा देते हैं और खुद एक पूंजीवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। 90% गरीब जनता आज भी गरीब ही बनी हुई है या नहीं? बोलो। हाँ हाँ, बनी हुई है। तो ऐसा क्या हुआ, आप जानना चाहोगे या नहीं? बोलो, चाहोगे या नहीं? जानना चाहेंगे। तो सुनो, तो उस समय बाबा साहब या संविधान में जो लोग सहायक थे, उस समय उन सबकी मजबूरियां थीं कि राजाओं के पास यानी कि पूंजीवाद के पास पूरी ताकत थी। उस समय पूरी ताकत राजाओं सामंतवादी ताकतों के पास थी, पूरी सेना भी उनके पास थी। उस समय सामंतवादी ताकतों और सभी राजाओं को प्रजा ईश्वर मानती थी, जबकि ये लोग जनता को बहुत कष्ट भी देते थे। कारण राजाओं के पास ही पूरे संसाधन होते थे, तो उन्हीं के संसाधनों से सभी को 2 वक्त की एन केन प्रकारेण किसी तरह पेट पलना पड़ता था। ऐसा था या नहीं? हाँ हाँ था। तो सुनिए, यदि बाबा साहब गरीबों के पक्ष में पूरा संविधान बना देते तो राजवाड़े या सामंतवादी ताकतें संविधान को आने नहीं देती। इसलिए संविधान निर्माताओं की मजबूरी बन गई कि पहले तो यह राजवाड़ा खत्म करके सामाजिक संविधान लाया जाए और संविधान में कुछ अधिकार गरीब जनता को दे दिए कि सभी को शिक्षण प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाएं मिले मुहैया हों। इसके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान रख दिया और चुनावी प्रक्रिया में अनपढ़ नेताओं को भी अधिकार दे दिया, ताकि अशिक्षित गरीब जनता भी चुनाव में भाग ले सके, और आम जनता को 5 साल में 1 दिन वोटिंग का अधिकार दे दिया। इसके बाद आज तक जितने भी अधिकार दिए भी तो वे मात्र किताबों में ही कैद होकर रह गए। आज भी 90% जनता गरीब बनी हुई है। ऐसा ही हो रहा है या नहीं? बोलो। हाँ हाँ, ऐसा ही हो रहा है। चूंकि बाबा साहब एक दार्शनिक थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि हम कैसे जंगल से निकल करके कबीलाई से सरदारी और फिर रजवाड़ी से आज हम सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अभी और व्यवस्था में सुधार होगा और सुधार से अगर काम नहीं चलेगा तो व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाएगा। जनता को मिले इस 1 दिन की वोटिंग पावर से जनता किसी को कभी भी बदल सकती है और बदलती आ रही है। यह भी पता था कि राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्थाओं से आगे वैश्विक सामाजिक व्यवस्था भी बनेगी। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि सभी राष्ट्र एक आर्थिक संरचना के नीचे आ जाएं। पूंजीवाद भी पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था पर विचार मंथन कर रहा है। इधर दुनिया भर के सामाजिक चिंतक विद्वान विदुषी आज सभी चिंतन मनन कर ही रहे हैं कि इस वैश्विक समाज में कैसे सुख शांति स्थापित हो। ऐसा ही चिंतन मनन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये भी देख ही रहे हो कि जनता अपने सभी सुखों के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा सुख देने की घोषणा करता है, तो जनता उसको 1 दिन की वोटिंग पावर से अभूतपूर्व रूप से परिवर्तन कर डालती है। इस तरह आप लोग देख ही रहे हो कि जनता अभूतपूर्व सत्ता परिवर्तन करते हुए और बदलते हुए चली आ रही है। पर आज तक अधिक से अधिक 10% लोगों से ज्यादा शिक्षण प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाएं रोजगार नहीं मिल रहा है। 90% जनता को गरीबी के स्तर में रहन सहन भोजन आदि से गुजरना पड़ रहा है। आज भी देश की 80 करोड़ जनता सरकार व अन्य लोगों की भीख पर आधारित जीवन की रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनना चाहोगे कि नहीं? सुनेंगे। तो जैसा मैं देख रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, वैसा आप सभी को भी चारों तरफ दिखाई दे ही रहा होगा। तो देख ही रहे हैं कि व्यवस्था के पास कोई संसाधन नहीं है
और यह स्पष्ट रूप से सभी को दिख रहा है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों ही व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के पास हैं। इस तरह चारों तरफ व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की स्थापना हो रही है और हॉरिजेंटल बस्ती के रूप में आज हमारी स्थिति यह हो चुकी है कि हमारी 40% कृषि भूमि इस व्यक्तिवादी बाजार तंत्र में फंस चुकी है। अब यह सारी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? इस समस्या के कारण को सुनना चाहोगे या नहीं? सुनेंगे सुनेंगे, सुनाइए। यह आर्थिक संरचना जंगल से ही निकलकर चली आ रही है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। आज सामाजिक व्यवस्थाओं में कहें तो जिसकी लाठी उसका आर्थिक तंत्र और लाठी पूंजीवादी सामंतवादी ताकतों के ही हाथ में होती है। इस आर्थिक संरचना में भाई भाई आपस में बंटवारा करते हैं और अपने अपने सुखी जीवन जीने के लिए अपने अपने लक्ष्य और अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। अब चाहे वो किसान के पुत्र हों, मजदूर के पुत्र हों, व्यापारी या पूंजीवाद के पुत्र हों, सभी के लक्ष्य और व्यवस्थाएं आपस में टकराती रहती हैं और इन्हीं तमाम टकराहटों से चारों तरफ अपराधों और प्रदूषण का लगातार जन्म होता रहता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रामू एक किसान था। उसके पास 10 टुकड़ों में 50 एकड़ की जमीन थी। उसके हर टुकड़े की चारों सीमाओं में गांव के किसानों की सीमाओं पर गाली गलौज, हिंसा, मारकूट होती रहती थी, जैसा कि आप सभी को भी दिख रहा है। इस तरह रामू और गांव के सभी किसान परेशान रहते थे। चारों तरफ अपराध और प्रदूषण की गंध लगातार मची रहती थी। अब रामू के 4 पुत्र थे। उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारे में अपने पिता की 10 टुकड़े जमीन के 40 टुकड़ों में विभाजित कर अपनी अपनी व्यवस्थाएं और अपने अपने जीवन के अलग अलग लक्ष्य स्थापित कर लिए। और ऐसा सभी किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और पूंजीपतियों आदि के सभी के पुत्र भी आपस में बंटवारा कर ही रहे हैं। अपने अपने लक्ष्य और अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, अपने अपने सुखी जीवन जीने के लिए बनाते आ रहे हैं। आप सभी ऐसा देख ही रहे हो कि चारों तरफ पूरी दुनिया भर में यही नजारा बना हुआ है। इस तरह से जमीन भी घर द्वार बनाने में कृषि भूमि भी कम होती गई। भोजन की व्यवस्था के चूल्हे बढ़ते गए। इस तरह जहां एक व्यक्ति भोजन की व्यवस्था व भोजन बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हो रही थी, तो अब एक जिले में 3 से 5 लाख मानव संसाधन भोजन की व्यवस्था व भोजन बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में भोजन बनाने के लिए गैस और ऊर्जा का भी लाखों गुना खर्च बाँच गया। भोजन व अन्य संसाधनों का भी ज्यादा नुकसान होने लगा। व्यक्तिवादी बाजार तंत्र से परिवार के व्यवस्थापक सदस्यों के भी सुखों के संसाधनों के लिए संसाधनों का अपव्यय, संसाधनों का दनादन दोहन, सभी संसाधनों में असंतुलन, उपयोग किए हुए संसाधनों का रिसाइकलिंग करण की अव्यवस्था। ऊपर जैसा कहा गया है कि व्यक्तिवादी बाजार तंत्र में सभी किसान, मजदूर, व्यापारी, पूंजीपतियों आदि सभी की व्यवस्थाएं आपस में सदा ही टकराती रहती हैं। दूसरी तरफ सभी भाइयों की जमीन के 40 टुकड़ों की 160 सीमाओं में आपस में भाई भाई, भाई भतीजे, जेठानी देवरानी आदि गाली गलौज, मारकूट, हिंसा करने लगे। जब गांव वाली पुरानी सीमाओं में गांव वाले से वही गाली गलौज, हिंसा होती रहती थी, तब भाई आपस में कहते, हम आपस में नहीं लड़े, नहीं तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। पर यह एक दूसरे भाई का एक दूसरे भाई के लिए उपदेश से ज्यादा कुछ होता नहीं था। आपस में भला गाली गलौज कैसे रुक सकते थे, यह एकमात्र उपदेश भर ही रह जाता है। आप सभी देख ही रहे हो कि ऐसा ही घटित हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। इस तरह व्यक्तिवादी आर्थिक संरचना में जमीन भी घर द्वार दुकान बनाने में कृषि भूमि भी कम होती गई। आज लगभग 40% कृषि भूमि इस व्यक्तिवादी बाजार तंत्र में फंस चुकी है। भोजन की व्यवस्था के चूल्हे बंटते गए। इस तरह जहां भोजन की व्यवस्था व भोजन बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हो रही थी, अब एक जिले में 3 से 5 लाख मानव संसाधन भोजन की व्यवस्था व भोजन बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में भोजन बनाने के लिए गैस और ऊर्जा का भी लाखों गुना खर्च बढ़ गया। भोजन व अन्य संसाधनों का भी ज्यादा नुकसान होने लगा। व्यक्तिवादी बाजार तंत्र से परिवार के व्यवस्थापक सदस्यों के भी सुखों के संसाधनों के लिए संसाधनों का अपव्यय, संसाधनों का दनादन दोहन, सभी संसाधनों में असंतुलन, उपयोग किए हुए संसाधनों का रिसाइकलिंग करण की अव्यवस्था।
ऐसे वैश्विक दृश्य परिदृश्य को देखकर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रमेश अपनी दूरदृष्टता से सर्कुलर वृत्ताकार में सोचा समझा और पाया कि इन सभी कार्यों का कारण क्या है, यानी भूतकाल में हमसे कहां-कहां गलतियां होती आ रही हैं। उसने मूल कारण को जाना समझा अपने शोध से, फिर सभी को बताता है कि देखो आप सभी भाई भाई क्यों लड्डियच रहे हों, इसका कारण का कुछ अता पता है या नहीं। और ऐसा कोई किसान भर ही नहीं, मजदूर के पुत्र हों, व्यापारी के पुत्र हों, पूंजीपतियों या नेताओं के पुत्र हों, सभी आपस में भी और दूसरों से भी हिंसा, मार कूट, गाली गलौज कर ही रहे हैं। चारों तरफ तुम्हारे सामने ये नजारा दिख ही रहा है या नहीं तुम सभी को? हाँ, दिख रहा है। आप चाहें वह परिवार, समाज, संप्रदाय या व्यवस्था की सीमाएं ही क्यों ना हो, हर सीमाओं में युद्ध, हिंसा, अपराध व प्रदूषण चारों तरफ लगातार फैल रहा है। दूसरा एक उदाहरण और देते हैं आप सभी को। जैसे एक ढाबे वाले ने पहले से ढाबा खोल रखा है, अब वहीं आसपास दूसरा व्यक्ति ढाबा खोलने के लिए लोन लेता है। लोन लेकर जमीन खरीदता है ढाबा खोलने के लिए। अब पहले से खोल रखे व्यक्ति के पास दो डर व चिंताएं सताने लगी। पहला कि उसके ढाबे की कमाई में बंटवारा होना तय है, ये तो किसी तरह से सहनीय हो जाएगा। पर दूसरा सबसे बड़ा डर व चिंता यह है कि भविष्य में आने वाले वाहन नए ढाबे वाले की तरफ चले गए तो इस तरह तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। इस डर चिंताओं से वह नए ढाबे वाले को ढाबा खोलने न पाए, उसके लिए ढेर सारे कारण पैदा करने लगेगा। अब नया ढाबा वाला यदि सरवाइव कर गया तो ठीक है, यदि सरवाइव नहीं कर पाया तो ढाबा बंद करके चला जाएगा। इस तरह नए ढाबे वाले ने जो जनता का पैसा बैंक से लोन लिया था वह भी एनपीए हो जाएगा। इसी तरह 3 लाख स्टार्टअप कंपनियां बंद हो जाने से लोगों के द्वारा लिया हुआ पूरा लोन एनपीए हो गया। ये सब आप आज देख ही पा रहे हैं। इस तरह तमाम दुनिया भर में ये हो ही रहा है, चारों तरफ ये स्पष्ट दिख ही रहा है। ऐसा आप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कारण सुनना चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे? सुनेंगे, बताओ। उसने कारण बताते हुए बोला कि देखो यह व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की आर्थिक संरचना है जो पूंजीवाद पर टिकी हुई है, जो जंगलों वाली आर्थिक संरचना है। यदि आपके पास कुछ देने को है, उसके बदले आपको दूसरी जरूरत की वस्तु मिल जाएगी, और यदि आपके पास देने को कुछ भी नहीं है तो आपको जरूर की वस्तु नहीं मिलेगी। अब चाहे वाटर सिस्टम हो या मुद्रा आधारित हो, चूंकि सभी संसाधन व्यक्तियों के पास मौजूद हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सामाजिक व्यवस्थाओं में कहो तो जिसकी लाठी उसका आर्थिक तंत्र है कि नहीं है? है। तो सुनो, समझो, जितने भी सुख के संसाधन हैं, तन से संबंधित हों, मन से संबंधित हों, संबंधों से संबंधित हों, व्यक्तिगत सुखों से संबंधित हों, पारिवारिक सुख हों, सामाजिक सुख हों या समष्टिगत सुख हों, आदि सभी सुख मुद्रा आधारित वैल्यूएशन में टिके हुए हैं, जहां लाभ और हानि का जन्म होता रहता है। अब लाभ सभी चाहेंगे, हानि कोई चाहेंगे नहीं। वैल्यू सभी चाहेंगे, वैल्यू से नीचे कोई उतरना नहीं चाहेगा। क्या आप लाभ चाहेंगे या हानि चाहेंगे? लाभ चाहेंगे। आप वैल्यू चाहेंगे और वैल्यू से ऊपर उठना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हाँ, वैल्यू चाहेंगे और वैल्यू से ऊपर उठना चाहेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू गिर जाती है वह धरातल पर औंधे मुंह गिर जाता है और तमाम प्रकार के लाभ और वैल्यू मुद्रा पर आधारित हैं। इस तरह लाभ और वैल्यू से मुद्रा का शोषण का जन्म हो जाता है, और यह शोषण ग्रामीण स्तर से ही हर सबल व्यक्ति अपने निर्बल व्यक्ति का शोषण करता ही है, अब चाहे सगे भाई ही क्यों ना हो। हर सबल राष्ट्र अपने निर्बल राष्ट्र का भी शोषण करता रहता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का दुनिया भर का जन जन का पैसा अमेरिका भाग रहा है। इसी तरह चिप तकनीक का पूरी दुनिया का जन जन का पैसा चीन भाग रहा है। धरा के दक्षिण के देशों में मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, तो प्राकृतिक संसाधन कम पर डीडीएच जाते हैं, और पृथ्वी के उत्तर तरफ के देशों में मानव संसाधन की बहुत भारी कमी है, तो प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह पूरी धारा में मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलन बना हुआ है। यह असंतुलन भी शोषण को बढ़ावा देता है। इस तरह शोषण से आज 83% मुद्रा 10% लोगों व 10% राष्ट्रों के पास पहुंच गई है। इसमें भी 73% मुद्रा 1% के पास है। इस तरह 17% मुद्रा पर
90% लोग वह 90% राष्ट्र निर्भर होते हैं। कल की ढेर सारी चिंताएं और असुरक्षाएं हैं तो कुछ मुद्रा उसके लिए भी बचाकर रखना पड़ता है। अब इस व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की आर्थिक संरचना का पहला नियम कहता है कि 90% लोगों और 90% राष्ट्रों के पास जब थोड़ी सी मुद्रा बची है तो बाजार से कम मांग हो पाती है। अब जब मांग बाजार से थोड़ी सी मांग हो पाती है तो उत्पादनकर्ता को थोड़ा सा ही उत्पादन करना पड़ता है। यदि उत्पादन ज्यादा किए देते हैं तो उनका घाटा हो जाता है, उनके वस्तु की वैल्यू गिर जाएगी और उन्हें हानि होने लगेगी, जैसा कि आप ऊपर सुन ही चुके हैं और कह ही चुके हैं कि हर कोई लाभ और वैल्यू ही चाहेगा। इस तरह उत्पादनकर्ता थोड़े से उत्पादन करते हैं, थोड़े से उत्पादन के लिए बहुत थोड़ा सा रोजगार पैदा होता है। इस व्यक्तिवादी आर्थिक संरचना का दूसरा नियम कह रहा है कि यदि रोजगार नहीं है तो मुद्रा नहीं मिलेगी या बहुत थोड़ी सी मिलेगी। इस तरह ये दोनों आर्थिक नियम एक दूसरे को दबाकर कर रखते हैं। पहला नियम दूसरे को नहीं बढ़ने दे देता और दूसरा नियम पहले को नहीं बढ़ने देता। दोनों नियम एक दूसरे को लगातार दबाकर रखते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए। यह भी जानते हैं कि मांग से विकास है और मांग हो नहीं पाती है तो सरकारों को टैक्स भी बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि सरकारों के पास जनता से ही तो टैक्स जाएगा। जब मांग थोड़ी सी होगी तो सरकारों को थोड़ा सा ही टैक्स मिलेगा। इस तरह सरकार अपना खर्च चलाने के लिए टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रही है। कुछ देशों में देख सुन ही रहे हैं कि पेट्रोल 300 के ऊपर निकल चुका है और धीरे धीरे ऐसा हर जगह होता दिख जाएगा आगे निकट ही भविष्य में। इस तरह दुनिया भर की सरकारें सभी गरीब स्थिति में बनी रहती हैं। पूंजीवाद से लोन ले लेकर के दुनिया भर की सरकारों का अपने जीडीपी सकल घरेलू खपत से बहुत ज्यादा लोन पहुंच चुका है। सरकारें लोन का इंटरेस्ट देने में सरकारों का भारी भरकम टैक्स चला जाता है। जो बच पाता है वह सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए भी नहीं बच पाता है। इस तरह सरकारों के पास तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट की सदैव कमी बनी रहती है। इस तरह जितनी भी योजनाएं हैं सभी फेल रह जाती हैं, चाहे शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं या रोजगार के लिए हो या जल संकट से उबरने के लिए। सभी नदियों को जगह जगह नालों का आपस में जोड़ने का मामला हो। आज तक कोई भी राष्ट्र अपनी किन्हीं भी नदियों नालों से जोड़ नहीं पाया है। इस तरह हम चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, खाद्य प्रदूषण, लगभग 10 सालों में आने वाली आधी आबादी को पानी पीने का जल संकट, आधुनिक रोबोटिकरण के युग में बेरोजगारी का भयानक प्रदूषण हमें चारों तरफ से गले तक घर कर लिया है। इस तरह आज 90% गरीब मजलूस जनता जो शोषण अत्याचार से शोषण पीड़ित है, सभी से पूछना चाहता हूं कि आखिर बाबा साहब की यही इच्छा थी कि सभी को अच्छा रहन सहन भोजन के साथ समान स्कूलों और समान शिक्षकों प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को उत्तम गुणवत्ता का शिक्षण प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को रोजगार और सभी को तमाम प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध हो, सभी को स्वस्थ पर्यावरणीय वातावरण में सभी का रहन सहन हो, यानी कि समानता के व्यवहार से बंधुत्व भाईचारा की स्थापना उनका मूल उद्देश्य था या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो क्या आप सभी कारण जानना चाहोगे या नहीं? बोलो, चाहोगे या नहीं? जानना चाहेंगे। अब समाधान को ध्यान से सुनो, समझो भी, और लगता है कि प्रश्न है तो प्रश्न भी करे ना। अब जिस आर्थिक संरचना की धुरी पर पूरी व्यवस्था, व्यक्ति, परिवार, समाज, संप्रदाय आदि आदि सभी के सभी गमन करते हैं, वह आर्थिक संरचना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित सामाजिक व्यवस्थाओं में कहें तो जिसकी लाठी उसका आर्थिक तंत्र एक अन्यायकारी आर्थिक तंत्र कहलाता है। यह अनपढ़ जंगली जाहिल गंवार टाइप की जंगली जाहिल आर्थिक संरचना है। यह प्रकृति विरोधी आर्थिक संरचना है, जबकि हमारी आर्थिक संरचना ज्ञान विज्ञान से युक्त पूरे जीवन जगत के लिए न्यायकारी हो। आर्थिक संरचना में न्यायशीलता कूट कूट कर भरी हो, नैसर्गिक यानी नैतिक नियमों से भरपूर हो, अस्तित्व की अनुरूपता में, प्रकृति में विलीनता की धारणा से अर्थभाव परिपूर्ण हो। संबंधों में अभी खटास क्यों पैदा हो रखी है?
संवेदनशीलता का अभाव बना हुआ है, तो अभी तक की सामाजिक व्यवस्थाओं में प्राकृतिक धारणागत संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं हो रखी है। चूंकि एक ही माता पिता की व उनके पुत्र पुत्रियों की प्राकृतिक धारणाओं में विभिन्नताओं को लिए हुए प्रकृति प्राकृतिक होती रहती है, ये प्रकृति की अपनी संरचना है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चूंकि हम सभी प्रकृति के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं, अतः हमारी व्यवस्था प्रकृति के परस्पर सहयोगिता की तो कतई नहीं है, बल्कि उल्टी है। दूसरा, हमारी आर्थिक संरचना बेहुदा गवार टाइप की खटपिट वाली तो है ही, ऊपर से तनाव, प्रतिस्पर्धा, दिन रात अधिकतम जी थोड़ सामाजिक श्रम से प्रेरित है। ऊपर से डर, भय, असुरक्षा व अपने सभी सदस्यों के लिए हर प्रकार की कल की चिंताएं सभी को हर दम सताती रहती हैं, जिसके रहते हम सभी संवेदना को अच्छी तरह समझते हुए भी हम सभी संवेदनशीलता को मजबूरी वश निभा नहीं पा रहे हैं। तीसरा, सामाजिक श्रम की अत्यधिकता से किसी भी प्रकार के संबंधों को निभाने के लिए किसी के पास समय ही नहीं मिल पा रहा है। यानी हमारा जो पहला संबंध पति पत्नी का होता है, उसके लिए ही समय नहीं है हमारे पास। चौथा, उपर्युक्त तीनों कारणों की वजह से सभी के जीवन में ढेर सारी और परेशानियां पैदा होती रहती हैं। अतः इन उपर्युक्त सभी समस्याओं का निपटारा एक सुखमय वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत ही हो सकता है। वैसे यह आर्थिक संरचना अभी चल ही रही है, सामान्य रूप से लोगों की उस पर नजर नहीं जा रही है। घर परिवार के अंदर मुद्रा विहीन व्यवस्था चलती है, घर परिवार के बाहर मुद्रा आधारित व्यवस्था चलती है। जैसे अभी एक घर के परिवार के मुखिया की व्यवस्था होती है, जहां मुखिया अपने परिवार के हर सदस्यों को व्यक्तिगत तल पर कपड़े, जूते और मोबाइल आदि दे देता है। पारिवारिक तल पर अपने हर पुत्रों को बड़ा कमरा बनाकर दे देता है और शेष भोजनालय व अन्य जितने भी सुख के संसाधन उसके पास मौजूद होते हैं या होते रहेंगे, उन सभी को सामूहिक यानी सामाजिक तल पर कर देता है। और घर का मुखिया घर के किसी भी सदस्य को वेतन नहीं देता है। घर परिवार का सारा कार्य आपस में मिलकर सभी करते हैं, क्योंकि घर के बाहर मुद्रा आधारित व्यवस्था चल रही है। तो घर परिवार का व्यवस्थापक जब अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुखों के संसाधनों के लिए बाहर व्यक्तिवादी मुद्रा बाजार तंत्र से सामना होता है, तो व्यवस्थापक को बहुत ढेर सारा संघर्ष, तनाव, प्रतिस्पर्धा, डर, भय, असुरक्षा, अपने सभी सदस्यों के लिए कल की ढेर सारी चिंताएं, दिन रात के अथक परिश्रम से व्यवस्थापक चूर चूर होकर जब घर के अंदर संघर्ष तनाव लेकर पहुंचता है, तो घर में जितने सदस्य हैं सभी संघर्षरत और तनावग्रस्त हो जाते हैं। आप घर परिवार में सभी की समझ अलग अलग है, तो स्वाभाविक है कि पत्नी सोचेगी कि परिवार इस तरह से चले तो हम सुख शांति से रह लेंगे, और पति बोलेगा नहीं नहीं, इस ढंग से हम चलेंगे तो सुख शांति से रह लेंगे। पिता बोलेगा नहीं नहीं, इस ढंग से चलेंगे तो सुख शांति से रह लेंगे। पुत्र बोलेगा नहीं नहीं, इस ढंग से चलेंगे तो सुख शांति से रह लेंगे। जब इसी एक घर की छोटी सी व्यवस्था को धरा की एक व्यवस्था के रूप में कर दिया जाता है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की थीम, जिसका आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः है, यही वसुधैव कुटुंबकम है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। संपूर्ण जीवन जगत के सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए धरा की एक वैश्विक सामाजिक व्यवस्था द्वारा हल्के फुल्के 3-4 घंटे के श्रम के साथ किसी को भी वेतन न देकर व्यवस्था द्वारा ही व्यक्तिगत तल पर सभी को कपड़े, जूते, मोबाइल आदि की व्यवस्था कर देना। पारिवारिक तल पर परिवार के साइज के अनुसार व्यवस्था द्वारा ही एक घर व घर का साइज प्रदान कर देना, और अन्य जितने भी सुख के संसाधन व्यवस्था में मौजूद होते हैं, होते रहेंगे, उन्हें सामूहिक रूप से व्यवस्था द्वारा ही व्यवस्थित कर देना, जिसका उपभोग सभी लोग कर सकें। यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। इस तरह किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, संप्रदाय आदि को अपने सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए कोई लक्ष्य और व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़ेंगी। इस तरह किसी के लक्ष्य और व्यवस्थाएं आपस में टकराएंगे नहीं, चूंकि अब धरा में एक ही व्यवस्था कायम है। सारी सीमाओं का खात्मा हो चुका है, और आज हर सीमा में ही देखते हैं कि खून खराबा, हिंसा, अपराध, प्रदूषण, युद्ध आदि आदि लगातार होते रहते हैं।
तो आइए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम के थीम से प्रेरित परिपूर्ण संपूर्ण जीवन दर्शन से उदित एक न्यायशील ज्ञान विज्ञान से युक्त न्यायकारी नैसर्गिक यानी नैतिक नियमों के तहत अस्तित्व सह अस्तित्व के अनुरूप प्रकृति के परस्पर सहयोगी होकर परिपूर्ण रूप से प्रकृति में विलीनता की धारणा संपूर्ण जीवन जगत में खुद धारित करने की क्षमता रखती है, जहां न कोई खरीदना बेचना न हो, लाभ हानि वैल्यू से मुक्त हो। तो अब चोरी भ्रष्टाचारी करके कोई क्या करेगा? इस तरह सामान्यतः बंधुत्व भाईचारा कायम हो जाएगा। तो सुनो, इस तरह की धरा की एक व्यवस्था के रूप में सुखमय वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचना की नींव पर लिखित संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के प्रारूप का अवलोकन करें, त्रुटि निकालें, भ्रम दूर करें, करावाएं और व्यवस्था को देश में लागू कर वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के कर्णधार बने। आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, जैसा मैंने अभी बताया वैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब बजट की कोई जरूरत ही नहीं बचती है। खरीद बेचना तो है ही नहीं, लाभ हानि वैल्यू नहीं, मुद्रा नहीं, तो अपराध और प्रदूषण किस लिए? इस तरह जितने भी अपराधों और प्रदूषणों का ढेर लगा हुआ है सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनेंगे समझेंगे भी। तो सुनो समझो, यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए नगरीय व्यवस्था का मॉडल दे दिया गया है, यानी कि लगभग एक जिले भर के लोग यानी 15 से 20 लाख लोग एक ही आधुनिक सुसज्जित पर्यावरणीय स्वस्थ हरे भरे नगर में सभी लोग एक साथ एक समान सुख सुविधाओं में अपना जीवन का निर्वहन कर पाएंगे। यह अत्याधुनिक नगर अधिक से अधिक 8 से 10 किलोमीटर बाएं 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ होगा। यहाँ लगभग 100 भोजनालय होंगे और इन सभी भोजनालय में 3000 से 5000 मानव संसाधन की जरूरत होगी। ऐसे ही इतने ही स्विमिंग पूल, गार्डन खेलकूद के मैदान, टी कॉफी जूस कॉर्नर, साइकिल से लेकर मोटर कार तक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि आदि आज उपयोगिता की लगभग 50% मानव संसाधनों व प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो जाएगी। जिले भर के तमाम गांव व गांव को जाने वाली सड़कों, उनका रखरखाव निर्माण का, तमाम छोटे छोटे कस्बे जिले इस बाजार तंत्र में जो हमारी 40% कृषि भूमि सिमट चुकी है, बैंक ट्रेड शेयर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं से VEED इनकम टैक्स आदि आदि में प्रयोग हो चुके। तमाम मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन हमारे अन्य उपयोग में आ जाएंगे। इस तरह से लगभग 40 से 50% मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो जाएगी। आज के मात्र 50% संसाधनों से ही मानव की व्यवस्था, जंगली जानवरों, मैदानी इलाके के पशु पक्षियों की भी एक बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी। धरा की सारी नदियों को जगह जगह नालों से जोड़कर, नालों में जगह जगह छोटे छोटे बांध बनाकर वर्षा का पानी समुद्र में जाने से रोकना, तराई जल प्लावन की रोकथाम होना, बड़े बड़े बांधों का टूटना भी खत्म हो जाएगा। इस तरह हमारा जलस्तर संपूर्ण धरा में ऊपरी से ऊपरी सतह पर स्थित हो जाएगा और हम नगर में ही नगर से 10 किलोमीटर दूर घर की पूरी ऊर्जा जल विद्युतीकरण पर टिक जाएगी और इतनी ही ऊर्जा सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त कर ली जाएगी। ऐसे ही जहां कारखाने, उत्पादन कार्य आदि होते हैं, वहां भी उतना ही जल विद्युतीकरण कर लिया जाएगा, उतनी ही ऊर्जा पवन और सौर ऊर्जा से प्राप्त कर ली जाएगी। इस तरह तमाम धरा में फैला हुआ इलेक्ट्रिक तार का धरा से दोहन बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब जो इस व्यवस्था का अवलोकन नहीं करना चाहते या व्यवस्था को खराब व्यवस्था बता रहे हैं, तो वे सभी विदुषी विद्वान, वैश्विक सामाजिक चिंतन लोग, सभी संप्रदायों के धर्माधिकारी, सभी तरह से बुद्धिजीवी, दुनिया भर के व्यवस्थापक, जितने भी आर्थिक संरचना की जानकार हैं, आदि आदि सभी लोग आगे आए और ऊपर लिखित जितनी भी व्यापक स्तर पर समस्याएं हमको घर कर ली हैं, बताएं कि कैसे इस समस्या का समाधान हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत जी हो या कोई भी शंकराचार्य हो। आगे आए और बताएं कि उनके पास क्या समाधान है। और यदि नहीं बताते हैं कोई समाधान, संपूर्ण समाधान का अवलोकन नहीं करते हैं, तो फिर आप संपूर्ण जीवन जगत से पूर्णता खिलवाड़ कर रहे हैं।
और अपनी सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए उपदेश प्रवचन देकर आम जनता की मुद्रा का शोषण कर रहे हैं। आप श्रुतियों को ज्ञान विज्ञान समझ बैठे हैं अपने व अपनों के सुखमय सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए, और आपने श्रुतियों को वेद पुराण बाइबल आदि आदि का नाम दिया। यही समझ जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अब तो यही समझ आता है। अब तो यही समझ आता है। धन्यवाद आपके मूल्यवान समय के लिए।